मैं अरविंद, स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे थे। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग मध्यकालीन भारत का जो पहला भाग है उसे करने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही नहीं लिखी है, कि फतवा ए जहांदारी, या हसरतनामा, या फुतुहात ए फिरोज शाही। तो हम सभी जानते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी और हसरतनामा पुस्तकों को लिखा है। इसमें से नहीं लिखा गया है तो फुतुहात ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, फुतुहात ए फिरोज शाही। यह पुस्तक लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है पुस्तक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे? ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। तो किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठक्कर फेरुमल एक गणितज्ञ थे। ये जो ठक्कर फेरुमल है यह एक गणितज्ञ थे, एक गणितज्ञ थे। इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों, धातुओं एवं रत्न विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था इन्हें। और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है, इनके अगर ग्रंथ की बात करें तो गणित सार कौमुदी, गणित सार कौमुदी इनकी प्रमुख ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? खरीदादार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, चौधरी, परगना का मुख्य अधिकारी, जहांदारी, राजव्यवस्था, या पायक, घुड़सवार सैनिक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। पायक को हम पैदल सेना के नाम से जानते थे। पायक को पैदल सेना, पायक पैदल सेना होता था। घुड़सवार सैनिक को हम बारगीर या सिलेदार के नाम से जानते थे। बारगीर या सिलेदार के नाम से जानते थे। खरीदादार को फरमानों को भेजने वाला अधिकारी कहते थे। चौधरी जो था वो परगना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। जहांदारी जो था वह राजव्यवस्था होता था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कूट तो दिया नहीं गया है, हम मिलान कर लेते हैं कि किससे किसका मिलान है। तो दीवान ए बंदगान जो होता है यह फिरोज शाह तुगलक का है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवान ए कोही आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए कोही, दीवान अर्ज, दीवान अर्ज गयासुद्दीन बलबन का है। तो चौथा आपका गयासुद्दीन बलबन का, और सरायदल अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो आपका यह सही मिलान है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों परियोजनाओं को कालक्रम अनुसार रखें। कालक्रम अनुसार इसे रखना है। सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन और कराजिल अभियान। तो हम सभी जानते हैं कि सांकेतिक मुद्रा जो था इसने चलाया था, यह चलाया था इसने कब? 1329 से 30 के बीच। खुरासान अभियान 1330-31 में चलाया था। राजधानी परिवर्तन इसने 1326-27 में किया था। और कराजिल अभियान 1337 और 38 में इसने किया था। इसी बीच इसने दोआब में कर वृद्धि भी की थी। दोआब में कर वृद्धि यह कब हुआ था? 1325 में इसने किया था। तो क्रम में लगाना है, तो क्रम आपका हो रहा है, पहले इसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। पहले नंबर पे राजधानी परिवर्तन, दूसरे नंबर पे सांकेतिक मुद्रा है, तीसरे नंबर पे खुरासान और चौथे नंबर पर कराजिल। तो आपका 2 3 1 4 आपका
CABD, CABD ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, CABD ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था, कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का प्रमुख, या गुप्तचर विभाग का प्रमुख, या सेना प्रमुख। तो हम सभी जानते हैं कि बरीद ए मुमालिक जो था यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बरीद ए मुमालिक। और जो इस विभाग का जो यह विभाग था, इस विभाग को हम दीवान ए बरीद के नाम से जानते थे। दीवान ए बरीद के नाम से हम जानते थे इस विभाग को। विभाग का नाम दीवान ए बरीद, और इसका जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी जो होता था, जो प्रमुख होता था, वह बरीद ए मुमालिक होता था। बरीद ए मुमालिक ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? किसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो हम सभी जानते हैं कि खलीफा की सत्ता को मान्यता देना जो बंद करने वाले शासक थे वह था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इसका जो शासनकाल है तो 1316 से 1320, अलाउद्दीन खिलजी के बाद। इसकी उपाधि की बात करें हम तो उपाधि है इसकी अल इमाम, अल इमाम, उल इमाम, अल इमाम, उल इमाम। और एक उपाधि इसकी है खिलाफत उल्लह, खिलाफत उल लह की उपाधि भी इसकी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी था, इसामी, या शमसी सिराज अफीफ, या बरनी? तो हम सभी जानते हैं कि तारीख ए मुबारक शाही का जो लेखक था याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। इसका लेखक तारीख ए मुबारक शाही का। सैयद वंश का शासक जो मुबारक शाह था इसको उसका संरक्षण प्रदान था। इसका संरक्षण प्रदान था मुबारक शाह का। और सैयद वंश को जानने की जो जानकारी हमें मिलती है सैयद वंश के बारे में, वह एकमात्र पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही से हमें मिलती है। यह एकमात्र स्रोत है किसको जानने के लिए? सैयद वंश के बारे में, याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। अटाला मस्जिद था, खिड़की मस्जिद था, या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, या कलान मस्जिद? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद जो था वह था कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण करवाने वाले जो शासक थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। यह भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, या मंगोलों से? तो आप सभी जानते हैं कि चहलगानी के जो सदस्य थे वह किससे संबंधित थे? तुर्क से संबंधित थे। किससे? तुर्क से, जिसे हम तुर्क ए चहलगानी कहते थे। क्या? तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जानते थे। इसका जो गठन करने वाले शासक थे उसका नाम था इल्तुतमिश, और जो इसको प्रतिबंधित किया था या अंत किया था इसका, उसका नाम है बलबन। बलबन ने इसको समाप्त कर दिया और इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक जाना जाता था।
राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, या न्याय का प्रमुख, या महालेखाकार। तो मुशर्रिफ ए ममालिक महालेखाकार होता था। मुशर्रिफ ए ममालिक महालेखाकार, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, महालेखाकार। अगला प्रश्न है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। अटाला मस्जिद, जन्नत खां मस्जिद, या बड़ा सोना मस्जिद, या अदीना मस्जिद। तो मुस्लिम विचारकों के प्रभाव की जो अधिकता है वह जन्नत खान मस्जिद पर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जन्नत खान मस्जिद। जन्नत खान मस्जिद को हम जमायत खाना मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। जमायत खाना मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? ठगों का दमन किया गया। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, या बलबन के द्वारा किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ठगों का दमन किया गया। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठगी का जो दमन किया गया वह किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 96 के बीच में रहा। यहीं पर अगर राज्याभिषेक की बात करें जलालुद्दीन खिलजी की, तो इसका राज्याभिषेक हुआ था किलोखरी, या इसी को हम कुलागढ़ी, के नाम से भी जानते हैं। और इसी किलोखरी को इसने राजधानी भी बनाया, राज्याभिषेक करवाया और राजधानी बनवाया, और यहीं पर 1 वर्ष रहने का फैसला किया कि 1 वर्ष तक हम यहीं से शासन करेंगे। कहाँ से? किलोखरी में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसी को राजधानी बनाया और यहीं से 1 साल तक शासन करने का निश्चय भी लिया। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो हमने भी देखा किलोखरी को राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? पूर्वी अफ्रीका से आया, पश्चिमी अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से, या दक्षिणी अफ्रीका से? तो हम सभी जानते हैं कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को देश से आया था। और मोरक्को देश को अगर हम देखें तो जो अफ्रीका का मैप बनता है, अफ्रीका का जो मैप बनता है कहाँ पर? यहाँ पर है मोरक्को। तो यह अफ्रीका के किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी अफ्रीका में यह स्थित है। तो उत्तरी अफ्रीका में इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया भारत? तो उत्तरी अफ्रीका से आया। कब आया यह भारत में? तो 1333 में भारत आया। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया और 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक? 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया। किसे? इब्न बतूता को काजी नियुक्त करता है और 10 वर्षों तक यह काजी के पद पर कार्य करता है। 10 वर्षों तक काजी के पद पर कार्य किया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका से आया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल का क्या अर्थ था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, या इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो फवाजिल किसे कहते थे? फवाजिल था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को हम फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे। और इक्तेदारी प्रथा आप सभी जानते हैं कि इक्तेदारी जो प्रथा थी इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था?
सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, या सिकंदर लोदी था? तो सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था जिसे हम फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। उस कर का नाम था सर्ब, हाब ए सर्ब या हक ए सर्ब कहते थे उसे, हक ए सर्ब कहते थे या हाब ए सर्ब, हाब ए सर्ब। यह कितना लगता था? तो 10%, 10% इसका कर था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चरई कर लगाया? किस सुल्तान ने चरई कर लगाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो हम सभी जानते हैं कि चरई कर और घरई चर लगाने वाला जो शासक था उसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चरई और घरई दोनों कर लगाया। जो चरई कर होता था यह था सभी दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर। किस पर? दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था यह। और वहीं पर अगर घरई की बात करें तो घरई था एक निवास कर, एक निवास कर हुआ करता था घरई, निवास कर होता था घरई। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बलबन ने, या इल्तुतमिश ने? तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम सुल्तान जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की उसे हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी मकबरा था, सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका है? बलबन का है, नसरुद्दीन महमूद का है, या कुतुबुद्दीन ऐबक का, या रजिया का? तो आप सभी जानते हैं कि सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है यह नसीरुद्दीन महमूद का है, नसीरुद्दीन महमूद का है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र, कुतुबुनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी? उनका उपयोग जो भी इच्छुक हो वो सभी कर सकते थे। कौन सा ऐसा शासक था? इल्तुतमिश था, बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था, या सिकंदर लोदी था? तो हम सभी जानते हैं कि जो शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसकी आत्मकथा हम सभी जानते हैं, फुतुहात ए फिरोज शाही है। इसकी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तुर्की गुलाम अधिकारी थे, उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे, या भारतीय मुसलमान थे, या इल्तुतमिश के शमसी गुलाम थे? तो आप सभी जानते हैं कि जो तुर्कान ए चहलगानी था, जो तुर्कान ए चहलगानी था, तुर्कान ए चहलगानी, इसमें दो दल हुआ करते थे। एक तो थे तुर्कदास, एक तुर्कदास थे और दूसरे ताजिक हुआ करते थे। क्या होते थे? ताजिक। जो तुर्कदास थे इनकी सर्वाधिक संख्या हुआ करती थी इस दल में, तुर्कान चहलगानी में। लेकिन वही ताजिकों की बात करें तो यह उच्च वंशीय जो गैर तुर्की थे वो थे, उच्च वंशीय गैर तुर्क थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे ये। ताजिक उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी दल से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया
कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया? बलबन के द्वारा कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो हम सभी जानते हैं कि जो उपर्युक्त कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो कथन कहा गया है कहाँ पर कहा गया है? तो राजमुंदरी अभिलेख है। इस अभिलेख में यह सारी बातें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कही गई है और इसी राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। दुनिया का खान कहा गया है। किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था उसका नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि इसकी थी और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। क्यों कुरान खां के नाम से जाना जाता था? यह सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खां के नाम से जानते थे। इसे हातिम दुती भी कहा जाता है। हातिम दुती भी कहा जाता है। और हातिम दुती कहाँ कहा गया है? मिनहाज उस सिराज की जो तबकात ए नासरी है पुस्तक है वहां पर कहा गया है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण था? इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण था इस पर? तुर्कान एक खातून का, नसीरुद्दीन महमूद का, रुकनुद्दीन फिरोज का या रजिया सुल्तान का? तो 1132 में ग्वालियर अभियान के विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने रजिया का नाम सिक्कों पर उल्लेखित करवाया। इसका नाम? रजिया का नाम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, रजिया सुल्तान का नाम। और किस नाम से उल्लेखित करवाया? तो उम्मतुल निस्वा के नाम से। उम्मतुल निस्वा के नाम से इसका नाम उल्लेखित करवाया, उस पर अंकित करवाया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में अपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्के को लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के, या मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, या बलबन के शासनकाल में? तो हम सभी जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दो प्रकार के सिक्के चले थे, जिसे हम अद्धा और बिख के नाम से जानते थे। अद्धा और बिख के नाम से जानते थे। यह जो सिक्के थे इस चांदी और तांबा का मिश्रण था। इसमें चांदी और तांबा का मिश्रित सिक्का था। इसे चलाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसकी वजह से चांदी जो था वह पूरी तरह से लगभग प्रतिस्थापित हो चुका था। इसने ससगानी सिक्के भी चलाए थे। ससगानी सिक्के भी इसने चलाए जो कि चांदी के सिक्के थे और 6 जितल के बराबर थे। 6 जितल के बराबर थे। अगला प्रश्न है, सुल्तान ने मलिकों, अमीरी दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर विवाह की इजाजत नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए, कौन सा सुल्तान था जो उपर्युक्त कथन को कह रहा था उस समय? तो बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था। तो हम सभी जानते हैं कि जो उपर्युक्त कथन है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया। इसलिए कहा गया था इसे, इसलिए इसने कहा कि जो विद्रोह हो रहे थे उस विद्रोह का दमन कर दिया जाए
उस विद्रोह का दमन करने के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश जारी किए। धनी व्यक्तियों की संपत्ति को छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन किया इसने, मद्य निषेध को लागू किया और अमीर मलिकों, दरबार के अधिकारियों और जो रुतबे वाले व्यक्तियों थे उनको एक दूसरे के घर जाने के लिए और सामूहिक दावत में पार्टी करने से रोक दिया। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? कौन सा सुल्तान था जो अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, फिरोज तुगलक था या बहलोल लोदी था? तो आप सभी जानते हैं कि मसनद ए आली के नाम से संबोधित करने वाला जो सुल्तान था उसे हम बहलोल लोदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने अमीरों को मनसद ए आली कहकर पुकारता था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कुतुब मीनार तक, अढ़ाई का झोपड़ा तक, या हौज खास तक, या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का रास्ता था? तो आप सभी जानते हैं कि अलाई का जो दरवाजा था यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का रास्ता था और इसका निर्माण करवाया था किसने? अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1311 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अलाई दरवाजा कहाँ तक जाता था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जाने का रास्ता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? गुलरुख के नाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। बहलोल लोदी के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा, या सिकंदर लोदी, या बलबन के द्वारा? आप सभी जानते हैं कि गुलरुख के उपनाम से जो नज्म लिखी जाती थी वह किसके द्वारा लिखी जाती थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है।